सबसे बड़ी बात, देखिए बाहर आपको कुछ पाकिस्तानी भी लिमिटेड मिल जाएंगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं, चाहे बिजनेस में या उसमें हो। लेकिन आप उसके अंदर एक चीज कंपेयर कीजिएगा कि जो पाकिस्तानी होता है ना, उसमें भी सारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन उसकी बाहर होती है मिनिमम। मैं वैभव तनेजा का अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, 99 पास आउट है। फिर ये इंडिया में इन्होंने सीए किया 97 से 2000। उसके बाद इन्होंने सीपीए दिया अमेरिका का 2006 में, और तब तक ये पहले इंडिया में काम करते रहे प्राइस वाटर हाउस कूपर में। वहां से ये फिर अमेरिका गए, अमेरिका में जाके इन्होंने सोलर सिटी ज्वाइन की। जो सोलर सिटी है वो भी टेस्ला की ही कंपनी है, एलॉन मस्क की ही कंपनी है। तो ये चीजें हमें बड़ी मैटर करती हैं। और तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड स्किल सेट, इसके अंदर दुनिया में इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। ट्रैक रिकॉर्ड भी है, क्रेडिबिलिटी है, ट्रैक रिकॉर्ड है। टेस्ला की तब इंडियन मार्केट्स में अट्रैक्शन थी, लेकिन अब वो अट्रैक्शन या वो एक्साइटमेंट मुझे इंडियन मार्केट्स में नजर नहीं आती टेस्ला के आते हुए। लोग, कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी की या फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं। कंज्यूमर में वो वाली अब वो नहीं रही जो फर्स्ट टाइम पे थी। इसका जवाब मैं आपको तीन हिस्सों में देता हूँ। पहला हिस्सा, दुनिया का कोई भी अक्लमंद बिजनेसमैन है ना, इंडिया में जाके बिजनेस करना पसंद करेगा। किसी ना किसी तरीके से अपने बिजनेस को इंडिया से लिंक करना पसंद करेगा। अगर इंडिया के अंदर नहीं भी जाके करता, वो लिंक करना जरूर चाहेगा। आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी मिडिल क्लास इंडिया के पास है, और आने वाले वक्त में ये मिडिल क्लास बढ़ती रहेगी। जो हमने लास्ट टाइम एक रिपोर्ट भी लिख ली थी कि अभी इंडिया में कोई 412 मिलियन है मिडिल क्लास। 2030 में ये 715 मिलियन होंगे। ईवी गाड़ी चार्जिंग पे चलेगी, ठीक है। टाटा पावर है, टाटा पावर के वो बिजली खुद बनाते हैं, तो वो बिजली देते भी खुद है। उनकी ट्रांसमिशन भी उनके पास है, जनरेशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। वो बिजली के भी तीनों सेक्टर को वो ओन करते हैं। टेस्ला अपने चार्जर तो लगा देगा, पर उस चार्जर पे जो बिजली आएगी वो किसी और पावर प्रोड्यूसर से आएगी ना। बिल्कुल। बट टाटा के चार्जर पे तो टाटा से बिजली आ रही है। टाटा तो खुद बनाता भी है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिट भी करता है, ट्रांसमिट के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। और ये हाँ, एक और कंपनी में भूल गया, टाटा स्टील। गाड़ी स्टील एल्यूमिनियम की बनती है, तो टाटा स्टील भी है। हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रुबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है दिविक कुमार जी ने। दिविक कुमार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। दिविक जी, आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम डिस्कस एक बड़ी डेवलपमेंट आई है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलॉन ने अपॉइंट किया है इंडियन ओरिजिन से विभाव तनेजा जी को, और टेस्ला के सीएफओ उनको अपॉइंट किया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद हम जो है टेस्ला वर्सेस टाटा को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस खबर को, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? इसका बैकग्राउंड आखिर है क्या? हम बड़े बड़े पोस्ट पे हमेशा इंडियंस को ही क्यों देखते हैं? क्या कहेंगे? देखें, हम बड़ी पोस्ट पे हमेशा इंडियंस को इसलिए देखते हैं क्योंकि उनमें तीन चीजों की ट्रैक रिकॉर्ड या क्रेडिबिलिटी है। पहली चीज, डेडिकेशन टू द जॉब, ठीक है, ऑनेस्टी और स्किल सेट। ये तीन चीजें जो इंडियंस में हैं, वो बहुत कम लोग हैं दुनिया के जिनके डायस्पोरा में बहुत ही हाई लेवल पे हों, कंसिस्टेंटली हों। और ट्रैक रिकॉर्ड इंडियंस का यही बताता है। देखें, अगर हम बड़ी पोजीशंस पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर इंडियन ओरिजिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो देखें आज की तारीख में कोई 5,000 से ज्यादा सीईओज हैं इंडियन ओरिजिन। ठीक है, बिल्कुल। छोटी कंपनियां भी हैं, बड़ी कंपनियां भी हैं, पर हमें न्यूज बड़ी कंपनियों की पता चलती है कि भाई यार बड़ी कंपनी होती है तो उसकी न्यूज बन जाती है कि इसका सीईओ ये आ गया। अ, ये और सीईओ बनते रहेंगे। जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो चेंज आया था, वो आया था जब गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का, इन दोनों में से किसी एक का जो सीईओ जो पहले बना था, वो एक बड़ी बात थी कि यार एक इंडियन बना है इतनी बड़ी कंपनी का, जो वर्ल्ड वाइड टॉप 10 कंपनी में से एक है।
ठीक है, गूगल का बना था या माइक्रोसॉफ्ट का, मुझे ये याद नहीं है पहले कौन सा बना था, वो बड़ी बात थी। अब ये कितनी कोई बड़ी बात नहीं रह गई, अब ये डेली बेसिस का हो गया। मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पे ये बातें होती हैं कि जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या बोर्ड ऑफ मेंबर्स में एक इंडियन ओरिजिन बंदा ना हो तो उसकी स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ती, अच्छा। उसकी स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ती। ये एक टैबू होता है, जो टैबू स्टॉक मार्केट के ऐसे टैबू होते हैं, ये वॉल स्ट्रीट पे ऐसी बातें होती हैं आजकल। टाटा केमिकल्स है जो ईवी की बैटरियां और लिथियम रिफाइनिंग में आएंगे। अच्छा, एक इधर भी एक बहुत बड़ी बात है, बैटरियां तो टेस्ला भी बना रहा है, पर टाटा जो है वो सिर्फ बैटरियां नहीं बनाएगा, वो रिफाइन भी करेगा। तो वो रिफाइनिंग वाला जो कॉस्ट है वो भी टाटा की बचेगी। 13,000 करोड़ का प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है गुजरात में। एमओयू साइन हो गया है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है लास्ट लास्ट मंथ। टाटा केमिकल्स एनिमेशन या प्रोडक्ट डिजाइनिंग या इंजीनियरिंग जो होती है टाटा एलेक्सी करेगा। ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज की इन्वेंशन होती है, जो गाड़ी के अंदर आप देखते हैं ना नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो उसके ऊपर टाटा टेक्नोलॉजीज काम करेगा। सैटेलाइट्स या जो होते हैं जीपीएस नेविगेशन वगैरह, वो टाटा टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर हम और आगे जाए तो पता नहीं, खत्म ही एंडलेस ही है। पर आप ये देख, अच्छा, सबसे बढ़िया अब ये मैंने आपको गिनवा दी, सबसे जो मेन चीज थी, ईवी गाड़ी चार्जिंग पे चलेगी। ठीक है, टाटा पावर है, टाटा पावर के वो बिजली खुद बनाते हैं, तो वो बिजली देते भी खुद है, उनकी ट्रांसमिशन भी उनके पास है, जनरेशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। वो बिजली के भी तीनों सेक्टर को वो ओन करते हैं। अब तक इंडिया में टाटा के मेरे ख्याल से उनका 5,500 इलेक्ट्रिक स्टेशन का टारगेट है मेरे ख्याल से 2025 तक का। तो उसमें से अभी अब तक कोई आधा अचीव हो चुका है, बाकी आधा 25 तक का टारगेट है। तो सबसे कम बिजली मिलेगी। टाटा टेस्ला अपने चार्जर तो लगा देगा, पर उस चार्जर पे जो बिजली आएगी वो किसी और पावर प्रोड्यूसर से आएगी ना। बिल्कुल। बट टाटा के चार्जर पे तो टाटा से बिजली आ रही है। टाटा तो खुद बनाता भी है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिट भी करता है, ट्रांसमिट के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। और ये हाँ, एक और कंपनी में भूल गया, टाटा स्टील। गाड़ी स्टील एल्यूमिनियम की बनती है, तो टाटा स्टील भी है। बिल्कुल। ये जो इकोसिस्टम है ना, इस इकोसिस्टम को पूरी दुनिया में कोई भी ऑटोमोबाइल मेकर नहीं बीट कर सकता। सही। आप ये, और एक और चीज, क्या टाटा क्वालिटी में मात दे पाएगा? हाँ, मेरे ख्याल से शायद ऑटो पायलट जैसी एक एक जो टेक्नोलॉजी है ना टेस्ला की, ऑटो पायलट, उस पे शायद थोड़ी सी मुश्किल आते हैं, उसमें शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन उसके अलावा क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, बाकी और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं होगी। ये ना भूलें कि टाटा रेंज रोवर भी ओन करता है, जैगुआर भी ओन करता है, उन्हीं की है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि टाटा का और टेस्ला का कोई कंपैरिज़न नहीं बनता और आज की डेट में टाटा जो है वो वर्ल्ड वाइड लीड कर रही है, सिर्फ़ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लीड कर रही है। आपके कहना आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा? देखें, मैं जो अभी मैंने सिर्फ इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से आपसे बात की, जितनी भी मैंने बात की ना, सिर्फ इंडिया को मद्देनजर रखते हुए बात की। इंडिया में तो टाटा को आप बीट नहीं कर सकते, उसको तो भूल जाओ। अगर दुनिया की बात करें, हम टाटा को और टेस्ला को अगर कंपेयर कर लेते हैं, तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मेकर टाटा है। स्टॉक मार्केट पे मार्केट कैप भी टाटा का है। और अगर मोबाइल यूनिट्स के कितने साल में यूनिट टाटा के बिकते हैं, तो टेस्ला से तो ज्यादा ही बिकते हैं। ठीक है, आप ये ना देखें कि किसी की सेल्स कितनी है, सेल्स कितनी हो रही है, वो ना देखा करें। कभी कभी हमें फंडामेंटल चीजें जब होती है ना, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जो ट्रेडर, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें देखते हैं कि हाँ ठीक है, उसकी सेल 3 बिलियन है, इसकी सेल एक एक बिलियन है, पर ये 1 बिलियन में उससे ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है क्योंकि उसकी गाड़ियां सस्ती हैं। तो वो इस तरीके से भी देखना पड़ता है हमें। और टाटा इज ऑलरेडी द सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर इन द वर्ल्ड, मार्केट कैप के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। और टॉप 5 में तो आता ही होगा, टॉप 5 नहीं तो टॉप 10 में तो होगा। यूनिट्स के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, बाय द वे मुझे नंबर याद नहीं है, मार्केट कैप के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता दुनिया में टाटा। सही हो गया। अच्छा, ये तो हो गया टाटा और टेस्ला।
सर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में टेस्ला जैसी कंपनीज़ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करती? वो यहाँ पर आने में क्यों नहीं ख्वाहिशमंद? इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है? देखें, उससे पहले मैं एक और टाटा के बारे में बताऊँ। टाटा का एक और इकोसिस्टम है जिसके बारे में मैं बताना भूल गया। दुनिया में अब तो हर चीज़ इलेक्ट्रिक हो रही है, आप देख ही रहे हैं, बसेस भी हो रही हैं, तो ट्रकें भी हो रही हैं। तो टाटा ट्रक भी बनाता है, टाटा बिल्कुल। बसें भी बनाता है, और सिर्फ इंडिया में नहीं बनाता, दुनिया की कुछ कंपनीज़ हैं वो भी टाटा ओन करता है, जैसे कि टेबो, मार्को पोलो, अ, मार्को पोलो के अलावा हिस्पानो, ये भी टाटा ही ओन करता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आपके सवाल पाकिस्तान में, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, इसमें कोई एक वजह नहीं है। पहली बात तो बिजली कहाँ है आपके पास? ईवी गाड़ी के लिए बिजली होनी चाहिए, पहली बिल्कुल। चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी प्राइम जो कंपनी होती है ना, प्राइम कंपनी जिसे हम कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल प्राइम कंपनी है सबसे बड़ी। ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ी तो वैसे तो यूनिट वाइज टोयोटा है, वैल्यूएशन और वैरायटी वाइज वोक्सवैगन है, पर टेस्ला का एक वैसे अलग से एक अलग उसका चार्म है, ठीक है, दुनिया में। तो ऐसी जब आपकी हर फील्ड की जब टॉप कंपनी आपके मुल्क में तब आएगी जब उस फील्ड का पूरा इकोसिस्टम होगा आपके मुल्क में। मैंने जैसे अभी आपको टाटा का इकोसिस्टम समझाया ना, आप इसी तरह इंडिया के अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करेंगे तो मैं पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का आपको इकोसिस्टम बता सकता हूँ इंडिया में। इंडिया में जैसे ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनियां हैं, जो गाड़ी में स्पेशलाइज्ड एल्यूमिनियम के जो रोल्स यूज होते हैं, जो प्लेट्स यूज होती हैं, वो इंडिया में हैं अवेलेबल। इंडिया में हर एक चीज का इकोसिस्टम बना हुआ है, पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल। इकोसिस्टम क्या है? आपकी सप्लाई चेन ना। अब आप खुद सोचे, अमेरिका से कंपनी टेस्ला फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आती है गाड़ियां बनाने, फैक्ट्री भी डाल दी, सब कर दी, अपनी जेब से फिर वर्कर को भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेन वर्कर्स नहीं है जो इतनी हैवी ड्यूटी और इतनी सोफिस्टिकेटेड गाड़ियों की फैक्ट्री में वो काम कर सकें, अगर आपने टेस्ला की फैक्ट्री देखी है तो। और ये मैं बात बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे वर्कर नहीं है जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर सके, उनको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने टोयोटा, होंडा, सुजुकी तीनों की फैक्ट्रियां मैंने देखी हैं, इंक्लूडिंग किया। ये सारी कराची में तो मैंने देखी है इनकी। जो इशू ये है ना, वो आ गया, अमेरिका से कंपनी आती है, पाकिस्तान में बनाती है। अब पाकिस्तान में उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल वो ये दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करती है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर इंपोर्ट करके पहले उस रॉ मटेरियल पे ड्यूटी देती है, गाड़ी बनाती है, गाड़ी को फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी देके फिर उसको एक्सपोर्ट करती है। इस तरह तो गाड़ी तो ये फिर ऐसे तो मर्सिडीज से भी महंगी हो जाएगी टेस्ला। एग्ज़ैक्टली। आपको पहले इकोसिस्टम बनाना पड़ता है ना भाई। आपको देखो, हमारे पास वैसे बाय द वे किसी भी फील्ड का कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं है, टेक्सटाइल का भी नहीं है बाय द वे, ये आपको बता दूं। टेक्सटाइल के में जो केमिकल यूज होते हैं वो हमारे इंडिया से और चाइना से आते हैं। इंडिया से आते थे, चाइना से आते हैं, आगे का पता नहीं। तो हमारे पास किसी चीज का भी इकोसिस्टम नहीं है। इस ये वजह है कि कोई भी कंपनी नहीं आती, किसी टेस्ला हो, एप्पल हो, आप कोई और कंपनी की बात कर लें, वोक्सवैगन नहीं है। आपको पता है ऑडी आ रही थी पाकिस्तान, हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने ऑडी का कैंसिल कर शोरूम दिया। तो ऑडी का शोरूम नहीं तो यहाँ पे चलाया गया। नहीं, वो शोरूम तो छोड़े, वो तो प्राइवेट है, वो ऑडी वालों का नहीं था, मतलब वो ऑडी गाड़ी का था, किसी प्राइवेट बंदे ने उसका लाइसेंस लिया था, उसको छोड़े। फैक्ट्री हुँ, ऑडी वाले आ रहे थे, ऑडी ने कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे, इधर गाड़ियां असेंबल करेंगे, ठीक है। हुँ। उन्होंने आया फिजिबिलिटी, अच्छा वो प्रीमियर सिस्टम्स के साथ जॉइंट वेंचर था, जो प्रीमियर सिस्टम्स है उनका, उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आया कि अगर आप गाड़ी पाकिस्तान में आके असेंबल करते हो तो वो गाड़ी ज्यादा महंगी पड़ेगी कंपेयर टू अगर जर्मनी से पूरी बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट हो पाकिस्तान, अच्छा। क्योंकि हमारे पास इकोसिस्टम ही नहीं है। हुँ। अब देखें ना, जब अगर ऑडी आती तो ऑडी अपने ऑटो पार्ट्स, ऑडी के कहाँ बनते हैं? ऑडी के ऑटो पार्ट्स जर्मनी में बनते हैं। मेजोरिटी ओके। 50 to 70 के ऑटो पार्ट्स या जर्मनी या यूरोप में बनेंगे, वो आपके इधर नहीं बनते, एशिया वाली साइड पे। तो अब आपके यूरोप से आते हैं, ऐसा भी नहीं कि जापान से आ जाएंगे, इंडोनेशिया से आ जाएंगे, आपके हांगकांग से आ जाएंगे या चाइना से आ जाएंगे। तो ये चीजें भी हमें जहन में रखनी है और करनी है, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। जो करती हैं,
इसके अंदर एक और चीज़ है, मेरे अभी-अभी चीज़ ज़हन में है, एक तो टाटा की इतनी कंपनियाँ हैं, टाटा की गाड़ियों में जो एसी भी बनता है, तो वो भी टाटा वाले खुद ही बनाते हैं। वो भी बाहर से काम नहीं होता, वो टाटा का इन हाउस काम है। टाटा की कंपनी है एसी की, वोल्टास, वो हुँ। करती है। तो देखें, पूरा इकोसिस्टम ही उनके पास है। ऐसे ही है। तो सर ये तो इकोसिस्टम उनके पास हो गया ना, तो पाकिस्तान में अब जैसे आपने कहा ऑडी भी जो है वो नहीं आ रही थी, वो एक कंपनी का लाइसेंस था, वो भी हम लोगों ने जला दिया, तो वो अब कंपनी नहीं आ रही है। यहाँ पे असेंबलिंग जो होती ना, है ना, ना, एक वो जा 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 वो पिछले साल ही कैंसिल हो गया, ये जलाने की वजह से नहीं हुआ। वो पिछले साल अच्छा, कैंसिल हो गया। हाँ। जो है उसको भी हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट होगा ना? जो ऑडी का शोरूम था यहाँ पर जो जलाया गया। वो अच्छा, प्राइवेट बंदे का है। देखें, आपके पास जितने भी शोरूम है बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी के पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के बंदे ओन करते हैं, वो कंपनियां ओन नहीं करती, इसका लाइसेंस मिलता है। आपकी मर्सिडीज शाहनवाज ग्रुप ओन करती है, जितने भी शोरूम है उनके पाकिस्तान में, वो उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है ऑफिशियल, कि हम ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है मर्सिडीज के पूरे पाकिस्तान को। आपके ऑडी के प्रीमियर सिस्टम्स ने लिया हुआ है, और बीएमडब्ल्यू का आपका दीवान ग्रुप ने लिया हुआ है पाकिस्तान में। सही। अच्छा सर, एक 2023 की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का डाटा आया जिसमें 600 गाड़ी जो है सिर्फ पाकिस्तान में बिकी थी, और जबकि हिंदुस्तान की बात करें वहाँ पर सिर्फ एक मॉडल हुंडई का जो है वो 18,000 जो है उसमें वो बिकी, मतलब इसके राउंड अबाउट जो है ये फैक्ट्स मैंने पढ़े थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कंपैरिज़न किस तरह का है? यहाँ पर 600 बिकी और वहाँ पर 18,000 सिर्फ 2023 की बात करें इस रिपोर्ट की। तो फ़र्क क्या, डिफ़रेंस फ़ील क्या करते हैं? इतना बड़ा ह्यूज देखें, नहीं, मैं डिफरेंस देखें, इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो जब आप मुल्कों को कंपेयर करते हैं ना, कभी भी नंबर्स पे मत किया करें, परसेंटेजेस पे किया करें या रेशो पे किया करें। पहली चीज, इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ। और अभी आपने जैसे सेल्स की बात की, तो वो भी हम परसेंटेज पे या रेशो पे करेंगे कि भाई कितना परसेंटेज पाकिस्तान की सेल गिर गई, इंडिया की कितनी परसेंटेज सेल बढ़ गई। ठीक है, तो वो उस चीज पे हम करेंगे, क्योंकि आबादी का ही डिफरेंस इतना है। फॉर एग्जाम्पल 25 करोड़, पूरी की पूरी 25 करोड़ ही मिडिल क्लास होती, तो भी इंडिया के तो मिडिल क्लास से तो कम ही है। इंडिया की आबादी छोड़े, इंडिया के सिर्फ मिडिल क्लास आबादी से भी हम कम है। अगर पूरी 25 करोड़ आबादी हमारी मिडिल क्लास होती, तो नंबर पे नहीं करे, परसेंटेजेस पे किया करें कि बिल्कुल। पाकिस्तान में कितने परसेंट लोगों ने खरीदी, तो इंडिया की कितने परसेंट पॉपुलेशन ने खरीदी। अच्छा, जो आपने बात की, गाड़ियां महंगी हो गई हैं, इंपोर्ट के ऊपर आपकी सख्तियां लग गई हैं, अब इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर भी नहीं है। पाकिस्तान में एक भी गाड़ी नहीं बनती, या अगर आपको पता हो, पाकिस्तान में ऐसे ही एक है, भी गाड़ी बनती नहीं है, असेंबल होती है। तो ऐसे आप ही है। इस चीज का खुद अंदाजा लगा लें। जब असेंबल हो रही है, सारा माल बाहर से आएगा, बाहर से आएगा तो आपको डॉलर चाहिए। ठीक है, अब डॉलर है नहीं, और जो आ रहा है माल वो बहुत महंगा आ रहा है, इतना महंगा आ रहा है, इनकम बढ़ी नहीं, इन्फ्लेशन आपकी 4 गुना बढ़ी है पिछले 1.5 साल में। 1.5 साल में इन्फ्लेशन 4 गुना बढ़ी। डॉलर आपका पिछले 1.5 साल में 142 रुपए के करीब बढ़ा है। पेट्रोल आपका देखें, पेट्रोल भी आपका करीब 130 रुपए के आसपास, 128 रुपए के आसपास 1.5 साल में महंगा हुआ है। हुँ। तो कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, क्या करेगा, कौन लेगा गाड़ियां। फिर दिलीप जी पाकिस्तान में आपको एक और चीज है, पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल मेकर्स आर नॉट ऑनेस्ट टू देयर कंज्यूमर्स। ठीक है, आप पाकिस्तान की सिविक करोला में तो बैठी होंगी, आप बिल्कुल, कभी आप यूरोप के, जापान के, इंडिया की सिविक करोला में बैठ के देखिएगा, क्वालिटी का तो फर्क आएगा ही आएगा, ऑप्शंस का भी फर्क आएगा। और पहली चीज आप ये नोटिस करें, और दूसरी चीज जो मैं नोटिस करता हूँ कि यार वो इतने ऑप्शन देने के बाद भी उनकी गाड़ियां पाकिस्तान की गाड़ी से सस्ती है। अगर मैं आज पाकिस्तान में सिविक लेने जाऊं, सिविक कितनी करोड़ के आसपास की है, 90 लाख समथिंग की है। ठीक है, 90 लैक्स बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप दुनिया में जाएं, तो दुनिया में अगर मैं यूके में अगर पाउंड में भी खरीदूंगा ना, तो मुझे पाकिस्तानी वो करीब पड़ेगी 35-40 लाख की, हुँ, पाउंड में भी एग्ज़ैक्ट अगर यूके में खरीदने जाए। और इंडिया में तो सिविक 11-12 लाख रुपए की है। 12 लाख रुपए की ऐसे ही है। इससे भी सस्ती हो सकती है। सर बिल्कुल, ये मैं आपसे यही क्वेश्चन करने लगी थी, आप उसी बात पर आ गए। देखिए
प्राइस का तो किसी तौर पे कंपैरिजन नहीं बनता। हम हिंदुस्तान में गाड़ियों को देखते हैं कि वो बहुत जो है वो सस्ती गाड़ियाँ हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की आपको 4-5 लाख में, मेरे खुद के जानने वाले हैं और वहाँ पर उन्होंने गाड़ी परचेज़ की और 4 लाख में गाड़ी परचेज़ की, तो उसके बाद उनको इतनी सस्ती गाड़ी पड़ी और मैंने वही गाड़ी यहाँ की तो 30 लाख रुपए की गाड़ी हमें मिल रही थी। वहाँ की यहाँ की 30 लाख रुपए में। तो डिफरेंस है, क्यों इतना डिफरेंस है? पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी महँगी हैं, असेंबलिंग तो हो रही है लेकिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और जो कंपनीज़ हैं, 1-2 कंपनीज़ सिर्फ हैं, यानी कि हुंडई हो गई और किया, स्पोर्टेज, ये इस तरह की गाड़ियाँ तो अब आई हैं ना, ये 4-5 साल हुए हैं, इनके शोरूम्स इधर ओपन हुए हैं, ये तो 4-5 साल हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही कंपनीज़ थी, वो उसी को ही हम लेते थे और इस वजह से कंज्यूम यानी कि जो खरीदने वाला है ना उसके साथ बड़ी ज्यादती है, बड़ी महँगी-महँगी गाड़ियाँ। अब डेढ़-डेढ़ देखिए करोड़ उसके की गाड़ी और हिंदुस्तान में डेढ़ वही करोड़ में गाड़ी भी जो है 40 लाख की 30 लाख की, इंडिया 20 में लाख। किसी इंडिया में किसी के पास 1.5 करोड़ हो ना, वो कभी भी ये टोयोटा होंडा कभी नहीं लेता, वो फिर मर्सिडीज ऑडी उसमें घूमता है, वॉल्वो वगैरह में। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर आज है 2.25 करोड़ रुपए की, इंडिया में आज फॉर्च्यूनर है 55 लाख रुपए की। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस देख लें। अच्छा, वो बात तो मैंने आपको बता दी कि उधर क्यों सस्ती होती है, हमारे पास महंगी क्यों होती है। लेकिन एक जो चीज आपने जो दूसरी चीज अच्छी पूछी, 47 से लेके हमारे पास सिर्फ 3 कंपनियां थी, तीनों पाकिस्तान ओन करते थे, उनके जॉइंट वेंचर थे। 50% जापानीज ओन करते थे, जापानीज सुजुकी उनकी पेरेंट कंपनी, 50% पाकिस्तान की ओनरशिप है। जब आपके पास दो या तीन कंपनियां जब पूरी मार्केट को, एक सेक्टर को डोमिनेट करें, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। तो ये इनकी ओलिगोपोली थी, दादागिरी थी। इन्होंने गवर्नमेंट को इतना दबा के रखा कि भाई हम पाकिस्तान में सिर्फ हम तीन करेंगे, किसी और को लाने की कोशिश भी नहीं करना। ये तो माफिया है फिर। हाँ हाँ, माफिया माफिया ही है, कॉर्पोरेट माफिया कहते हैं सर। ठीक है, ओलिगोपोली इज कॉर्पोरेट माफिया। तो अच्छा, ओलिगोपोली इज मच वर्सर देन मोनोपोली, ये भी मैं बताऊं जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वैसे अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, किताब में लिखा होता है इकोनॉमिक्स की कि मोनोपोली इज मच बैड देन ओलिगोपोली, या मोनोपोली इज वन कंपनी। पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा और मैंने जितना भी स्टडी किया है पूरी दुनिया में, जहां जहां ओलिगोपोली है ना, वो मोनोपोली से ज्यादा बदतर है। हम्म। तो अब ये तीन कंपनियों ने फोर्स किया, लेकिन अब क्या हो गया कि 70 साल बाद अब मजबूरी बन गई। अब अवाम ने सवाल इतने ज्यादा उठा दिए, इतने ज्यादा उठा दिए कि फिर हुंडई को, किया को, इनको लाइसेंस देने पड़ गए। वो भी जरा क्या सैम्पलिंग ही करते हैं। वो क्या करते हैं, आज की खबर है, किया ने अपने आधे से ज्यादा शोरूम आज पाकिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। अच्छा। हाँ, ये आज की खबर है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पाकिस्तान के ये हाल है। हम्म। बिल्कुल। तो ये सर, ये तो फेलियर है ना फिर, ये तो हमारी स्टेट का फेलियर है कि हमें क्यों ये इस तरह की कंपनीज जो आ भी रही हैं वो भी जाती जा रही हैं, उन्होंने अपने आधे से ज्यादा शोरूम भी बंद कर दिए। देखिए, स्टेट का इसमें तो इकोनॉमी का भी है फेलियर है, स्टेट का भी है, तो लोग हर किसी का है। लेकिन अगर हम प्योरली की गाड़ियों की, एक और मैं आपको बात बताऊं कि लोगों का कितना बड़ा फेलियर है। लोग खुश हैं, लोग 75 से 70 साल तक वो करोला खरीदते रहे, सिविक खरीदते रहे, वो महंगी से महंगी करते गए। यार डॉलर आपको पता हमारी हिस्ट्री में नीचे भी गया है। नीचे जाने पे तो कभी पैसे गिराते नहीं है, लेकिन डॉलर 1 रुपया ऊपर बढ़ जाए तो 1 लाख रुपए तो गाड़ी पे अगले दिन बढ़ जाते हैं। तो हमारे लोगों में भी एक है ना, वो पागल है, इरेशनल बाइंग जो होती है ना। योर बाइंग एंड योर एक्सपेंडिचर, स्पेशली योर एक्सपेंडिचर, शुड बी ऑलवेज रैशनल। ये पाकिस्तान में एक इरेशनल बाइंग है नहीं। हमें तो वीगो चाहिए, हमें तो प्राडो ही चाहिए, क्योंकि उसके टशन है। हमें तो जीएलआई का नया मॉडल, नई लाइटें आई हैं, नई लाइटों वाली जीएलआई चाहिए। तो हम्म। अब ये वही बात है ना, हमारा इरेशनल बाइंग पाकिस्तान में बहुत है। इंडिया में पहली बात तो ये इरेशनल बाइंग नहीं है। इंडिया के कंज्यूमर्स मांगते हैं तो ऑटोमोबाइल कंपनीज की मजबूरी बन जाती है देना। इधर पाकिस्तान में मांगता कौन है? मोटरसाइकिल देख लें, 1990 की मोटरसाइकिल उठा लें, 2023 की उठा लें, फर्क सिर्फ इतना होगा कि नई वाली पे जंग नहीं होगा, स्टिकर का फर्क होगा बस।
इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मीटर सेम, चाबी सेम, लोया सेम, डिजाइन सेम, कलर सेम, सीट भी सेम, हर चीज तो सेम है। इंडिया में तो आप देख के दिखाए, लोग उठा के कंपनी को जला देंगे, फैक्ट्री को। इंडिया में भी थे ना आप, 91 में इंडिया की जब मार्केट खुली, उन्होंने जब देखा कि दुनिया में भाई ये है, उन्होंने वही कंपनियां, सेम कंपनियां, वही टीवीएस, वही बजाज 91 से पहले सालों साल तक एक ही मॉडल देती थी, एक जैसा ही, कलर चेंज कर दिया, थोड़ा यहाँ से ठक कर दिया, थोड़ा यहाँ से ठक कर दिया। 91 के बाद जब लोगों ने मांगी, इन्हीं कंपनियों ने देना शुरू की ना, और इन कंपनियों ने देते देते आज दुनिया के सबसे बड़े वो टू व्हीलर, बजाज इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल। और टीवीएस भी ऐसे टॉप 3 या टॉप 5 में ही आता है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा। हमारे लोगों का भी मसला है। अच्छा, गवर्नमेंट यार, ओलिगोपोली में वो हमें ऑप्शन नहीं देते, पर कम से कम गवर्नमेंट सख्ती करके कुछ ऑप्शंस डलवा सकती है गाड़ी में। जैसे इंडिया में हुआ, 6 एयरबैग होना लाजमी है, ठीक है। चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो, एबीएस ब्रेक होना लाजमी है। आपको पता है पाकिस्तान में 2012 में जाके एबीएस ब्रेक मैंडेटरी हुए हैं, मैंडेटरी 2012 में हुए हैं। और एबीएस ब्रेक आपको पता है इन्वेंशन कब हुई है एबीएस ब्रेक की? 1919 में। मेरा तो गाड़ियों का काम है भाई, मुझे तो गाड़ियों की आप डिटेल में जितनी बात करवा ले, मैं गाड़ियों की कर सकता हूँ, मेरा तो काम गाड़ियों का है। हम्म। आपकी मेरी कौन सी वर्क। फेवरेट है? क्या चीज? आपकी कौन सी फेवरेट कार है? मेरी फेवरेट, मेरी फेवरेट एक ही है, रोल्स रॉयस। अच्छा, सही। अच्छा, सही हो गया। सर ये बताएँ, ये तो चलें टेस्ला और वर्सेस जो है टाटा था, उसके बाद हमने पाकिस्तान पे आए, पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही। मैं जब पब्लिक रिव्यू लिया करती थी ना, तो मैं ऑब्वियसली रोड शोज़ करती थी, तो पीछे बाइक्स, कार्स इस तरह खड़ी होते थे लोगों की, वो भी कैमरा में ऑन स्क्रीन आ जाती थी। तो मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादातर तो इंडियन के ही हैं, इंडिया के ही हैं। तो नीचे वो कमेंट्स कहते थे, वो देख पीछे फटफटी 90s की फटफटी, वो देख बाइक, और हम वहाँ पे मतलब हम लोगों ने वो अपनी तरफ से लेटेस्ट ली होती थी बाइक। एक तो पाकिस्तानी बाइकों पे इंडिया का सबसे कॉमन कमेंट पता है क्या होता है? अरे दूध वाली बाइक, इस पे दूध डिलीवर होता है, दूध वाली बाइक। ये इंडिया का बहुत कॉमन कमेंट है पाकिस्तानी बाइकों पे। और आप देखें इंडिया में हमारी बाइकें देखें, आपको पता है दुनिया की सबसे अनसेफ बाइकें हमारी हैं। एबीएस ब्रेक नहीं है, आपके ट्यूबलेस टायर नहीं है, आपके रिम वाली रिमे नहीं है आपके बाइकों में, वो तीली वाले टायर अभी तक चल रहे हैं। सबसे अनसेफ बाइकें दुनिया में टू व्हीलर हमारा है। अच्छा, तो सर फिर ये क्या मसला क्या है आखिर? अगर ये बाइक्स में देखिए, मेरा भाई परसों कह रहा था कि ये वाली बाइक बाबा उसको वो नहीं लेने दे रहे थे। पहले उसको बाइक का बड़ा शौक था, तो अब जैसे-जैसे वो बड़ा होता जा रहा है तो उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो वो कहता था मैंने 70 नहीं लेनी, बाबा कहते वही लेनी है, 70 लेनी है। मतलब हम लोगों की वो 70s से हम निकल ही नहीं रहे। और 70s के अलावा और भी बड़ी एडवांस है, पाकिस्तान में नहीं, क्या पाकिस्तानी अवाम बाहर की जो बाइक्स हैं, उनको क्या उन तक पहुँच नहीं पाती? क्या सीन है आखिर? क्या मतलब पसंद नहीं क किया जाता, या इधर सिर्फ़ चलती ही देखें, 70s है? क्या सिनेरियो समझते हैं? एक वाहिद चीज है ऑटोमोबाइल सेक्टर, एक वाहिद सेक्टर है जिसको मैं समझता हूँ कि इसकी नॉलेज पूरे पाकिस्तानी अवाम को है। इनको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, इनको अपना कुछ ही नहीं पता, लेकिन इनको ये सारा पता है कि दुनिया में कौन सी गाड़ी, कौन सी बाइक आ रही है, ये पूरी आवाम को पता है, ठीक है। जो गाड़ी का शौकीन उसे गाड़ियों का पता है, जिसको बाइक का शौकीन उसे बाइकों का पता है। पाकिस्तान में आती हैं, आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती है, दैट्स इट। आप लाहौर में चले जाए, ये लिबर्टी मार्केट के पास ही है हार्ली डेविडसन का शोरूम। आज से 3 साल पहले उसी शोरूम पे मैं गया था, तो अच्छा, उनका कराची में भी है, जो सेम ओनर है, उन्होंने वो डीलरशिप ली हुई है। तो उनके पास गया था मैं कराची में, 19 लाख से बाइक शुरू हो रही थी। आज उनके शोरूम पे जाता हूँ, 45 लाख से बाइक शुरू हो रही है। तो आप बाइक में भी वही आ गया ना, इम्पोर्टेड है ना, डॉलर बिल्कुल, का फर्क आ जाता है, ड्यूटियों का फर्क आ जाता है। ऐसा ही है। और हम तो अभी आज हमने सिर्फ गाड़ी और बाइक का डिस्कस किया है। हमारे यहाँ ना ट्रकें बनती हैं, ना बसें मैं बनती हैं, ना क्रेनें लिटरली बनती हैं।
बिल्कुल, मैं आपसे यही कहने लगी थी कि हम तो बसेस वगैरह तो और ट्रक वगैरह ये इन चीज़ों को तो हम खुद बनाते ही नहीं, थाउज़ेंड्स में जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है पाकिस्तान में, और हम इंडिया में देखते हैं टेस्ला की ट्रक हो गए, टेस्ला की सॉरी टेस्ला कह रही हूँ, टाटा के ट्रक हो गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रक्स हो अच्छा, गए, बसेस हो इंडिया की गई। एक बहुत अच्छी बात है, इंडिया में इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं, लोकल भी हैं, दोनों बना रही हैं। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल ही है या इंटरनेशनल नहीं है, या इंटरनेशनल है तो लोकल नहीं है। हर हुँ, सेक्टर में, चाहे गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, ट्रेनें हो। आपको पता है इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेन जो रोलिंग स्टॉक होते हैं उसकी भी कंपनी है। जो बिल्कुल। इंटरनेशनली रोलिंग स्टॉक होती है उसकी भी है, ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की अपनी कंपनी है। तो इंडिया में हर फील्ड में ये बहुत एक अच्छी चीज, ये तब होता है जब आपके पास इकोसिस्टम होता है ना। ठीक है, ये तब होता है जब आपके पास इकोसिस्टम होता है, तब ये जाके ऐसी मार्केट और ऐसा आउटलुक आपको मिलता है। एग्ज़ैक्टली। ये विदाउट इकोसिस्टम आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसा आउटलुक। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान में जो है उस नाम बिजनेस नहीं आता, टेस्ला जैसी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रही हैं, और इंडिया जो है, इंडिया की टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इंडिया को ना सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है बल्कि अपनी अच्छा खासा एक रेवेन्यू अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और अपने मुल्क का भला कर रही हैं। तो पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज़ क्यों नहीं बन रही? और अगर बनती भी हैं तो वो माफ़िया, आपने जैसे कहा ना, माफ़िया ही है यहाँ पर जो तरक्की नहीं होने दे रहा। आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल? देखिए, मैं इसमें सबसे आपको बेसिक सिंपल तरीके से बताता हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो पाकिस्तान की आज हालत है, ऐसे मुल्कों को अगर दोबारा इसके अंदर इंडस्ट्रियां खड़ी करनी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेक्टर में, अक्रॉस द सेक्टर में, अक्रॉस द बोर्ड आपको बता रहा हूँ, जो आपकी लोकल कंपनियां होती हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी और इतना बड़ा सरमाया नहीं होगा, लेकिन वो कंपनियां ही बाहर से आपके लिए इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं। वो कंपनियां जॉइंट वेंचर्स करेंगी, वो पार्टनरशिप्स करेंगी, वो कुछ भी करेंगी, वो बाहर से इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनियां लेके आती हैं। एक या दो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक या दो एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बेसिस पे फिर हम गवर्नमेंट को दबा सकते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं, पॉलिसी से रिलैक्स करो, मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ, ईज ऑफ बिजनेस करो, तो ये करो, तो वो करो, एक्सपोर्ट ड्यूटियां कम करो, तो फना करो, डमका करो, ये करो, एक्सपोर्ट जोन्स बनाओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, वहां पर ड्यूटीज नहीं लगेंगी, जो भी उसके अंदर बनेगा उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसी बहुत सी चीजें की जाती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये मैंने बहुत आगे चला गया। स्टार्टिंग का जो है ना, आपके लोकल बिजनेसेस ही बाहर से लेके आते हैं। वो तब लेके आते हैं जब वो ईमानदार होते हैं अपने कंज्यूमर से। पाकिस्तान में कोई भी बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर से ईमानदार नहीं है। हमारा दूध वाला पानी मिला रहा है, आटे में पता नहीं क्या पाउडर मिल रहे हैं। मैंने केसर लिया, केसर आपको पता है, सेफ्रॉन जो होता है मसाला, जी, जी, जी। लाल धागा काट के उसके अंदर आधा धागे थे, आधा सेफ्रॉन था, और कितना महंगा है। मैं आपसे बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी तो पता नहीं कितना, आज तो 3-4 हज़ार रुपए का कोई इतना सा ग्राम व्राम मिलता होगा। उस टाइम पे मैं हमने कोई इतना सा छोटा सा डब्बा लिया था, इतना चौड़ा था और इतना वो था मोटा। कितना होगा उसके अंदर, 10 ग्राम, 12 ग्राम। वो हमने लिया था कोई 1100 रुपए का। आधा धागे थे, आधे सेफ्रॉन थे। अब ये ईमानदारी है, इसीलिए तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता, इधर कोई ईमानदार नहीं है। ऐसा ही है। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि ऊपर वाले इनकेपेबल हैं। करप्शन इज नॉट द इशू, इनकेपेबल ऊपर वाले। जो नीचे वाले हैं वो अपने आप से ही जब ऑनेस्ट नहीं है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके पॉलिटिशियन उनसे ऑनेस्ट हो। ठीक है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, बिल्कुल, दोनों ये हैंड इन हैंड चलते हैं। ऐसा ही है। तो फिर इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? जब पाकिस्तान में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर क्या हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही? वहाँ के लोग क्या ईमानदार हैं? कंज़्यूमर के साथ भी ऑनेस्टी के साथ चलते हैं? और क्या चेक एंड बैलेंस है जो इस वज़ह से उनकी तरक्की हो रही है?
देखिए, आपको करप्ट बिज़नेसमैन पूरी दुनिया में है कि हर मुल्क में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि चाइना में नहीं है, कि अमेरिका में नहीं है, इंडिया में नहीं है। ये है कि वहाँ के लोग 90%, 95% बिज़नेसमैन ईमानदार हैं। दैट्स इट, सिंपल है। सही। करप्ट तो डायरेक्टली आपको जापान में भी मिलेंगे। जापान की कितनी बड़ी बात होती है कि जापान की क्वालिटी, जापान ये वो, ठीक है, उधर भी है करप्ट बिज़नेसमैन। लेकिन बात वो है ना कि वो कितने हैं भाई, उससे मुल्क का नाम तो खराब नहीं हो रहा ना। 1-2 ही है ना, 1-2 से मुल्क का नाम खराब नहीं होता। मेजॉरिटी से मुल्क का नाम खराब होता है। हमारे मेजॉरिटी बेड़ागर्क की है। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंडिया में तो एंडलेस एग्जांपल, एक तो उनका वैल्यू सिस्टम है, पेट्रियोटिज्म है हर बंदे में। एक एवरेज इंसान में भी नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट और उसकी अहमियत का है। फ्रीडम तो उनको मिल गई, पर दे रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम ना। एक होता है कि आई हैव फ्रीडम, फिर होता है कि आई रिस्पेक्ट माय फ्रीडम। तो वो चीज भी है उनके अंदर। वो अपनी इस फ्रीडम को रिस्पेक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से वो पेट्रियोटिक हैं, जिसकी वजह से नेशन फर्स्ट हैं, जिसकी वजह से वैल्यू सिस्टम है, जिसकी वजह से ईमानदार हैं, जिसकी वजह से वो डेडिकेशन से काम करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से वो फिफ्थ हो गए, अब थर्ड हो जाएंगे। एक के बाद सारे बाय प्रोडक्ट होते हैं, एक से एक को निकलता है। वही बात है ना, नियत चाहिए होती है लंबी चौड़ी। पाकिस्तान में नियत एक दिन की होती है, सुबह नियत करके शाम को तो नियत टूट जाती है इनकी। इंडिया में सालों साल ये ऐसी नियतें बांधनी पड़ती हैं। ये कोई रातों रात ऐसे थोड़ी ना चेन बन जाती। बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया आपका। व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दें इजाज़त। और जाने से पहले आप अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट करें और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।